प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ओएमआर शीट पर जो एग्ज़ाम होंगे जनवरी 2023 में, स्पेशल फॉर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बाकी सभी विश्वविद्यालय के लिए, तो यूनिट वाइज उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ में आपको आंसर भी बता दूंगा। इनसे बाहर आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जैसे कि हम हमेशा से बताते आए हैं, लगभग सारा पेपर है वो 70% के आसपास कवर हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आप या तो नोट कर लीजिएगा या जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए। सारे क्वेश्चन लगभग मैं एक यूनिट के 30 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उनमें से आपको सिर्फ ऑप्शन ध्यान रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको। और एज इट इज़ क्वेश्चन है वैसे बनने की संभावनाएं हैं, जैसे मैंने मेरे अनुभव के आधार पर क्वेश्चन बनाए हैं। और आपको मैं हर एक यूनिट का, यानी बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पहला जो पेपर है फिजिक्स का, उसमें 5 यूनिट हैं। जैसे मैकेनिक्स के अंदर आता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड जो पेपर है उसके अंदर भी 5 यूनिट है। तो मैं आपको 5 यूनिट की अलग अलग वीडियोज़ उपलब्ध कराऊँगा, हर यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन, जिससे कि कोई संशय नहीं रहेगा कि आपको कुछ अलग से पढ़ना है। आप इस वीडियो के माध्यम से ही आपका पेपर वो अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे और आपके अच्छे परसेंट भी आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इन क्वेश्चंस को टाइप किया है, बनाया है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होंगी सबसे पहले आपको ये मिले, समय पे मिले, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, पेपर फर्स्ट है आपका मैकेनिक्स, और यूनिट है फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एमसीक्यू फॉर ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी आपके जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर पे होंगे, आपको ऑप्शंस राइट करने हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष तंत्र की गति त्वरण रहित दिखाई देती है कहलाता है। यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष जो कण है उसकी गति त्वरण रहित दिखाई देती है, उसमें एक्सीलरेशन नहीं दिखाई देता, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। याद रखें, उसे बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा क्वेश्चन है कि एक जड़त्व निर्देश तंत्र का संबंध दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र के साथ किस रूपांतरण से स्थापित किया जाता है? यानी एक निर्देश तंत्र का संबंध दूसरे निर्देश तंत्र से संबंध दर्शाने के लिए कुछ रूपांतरण समीकरणों की हमें सहायता पड़ती है। तो वो रूपांतरण गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था, तो उसे हम बोलते हैं गैलीलियो रूपांतरण। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैलीलियो रूपांतरण में, ये मैंने क्वेश्चन काफ़ी डीपली क्वेश्चन उठाए हैं, तो मुझे नहीं लगता इनके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गैलीलियो रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का सही संबंध क्या है? गैलीलियो रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का सही संबंध क्या है? तो गैलीलियो रूपांतरण के अंदर दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन है वो अचर रहता है, उसे गैलीलियो का निश्चरता का नियम भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा डी बराबर डी डैश, यानी कि जो विस्थापन है वो दोनों कंडीशन में, दोनों निर्देश तंत्रों में क्या रहता है? विस्थापन है वो कांस्टेंट रहेगा। गैलीलियो रूपांतरण में त्वरण का सही संबंध क्या है? देखिए, त्वरण भी नियत रहता है, ए बराबर ए डैश आएगा, लेकिन वेग है वो बदलता है। वेग बदलता है, याद रखें, वेग है वो बदलता है, वेग निश्चर नहीं रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी जड़त्व निर्देश फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील फ्रेम क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा, किसी जड़त्व निर्देश फ्रेम में के सापेक्ष, यानी कोई निर्देश फ्रेम है वो जो जड़त्वीय है, तो उसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील फ्रेम भी हमेशा ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही कहलाएगा। कोई भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गतिशील है, तो नियत वेग होने का मतलब उसके अंदर त्वरण है वो शून्य दिखाई देता है, और शून्य त्वरण वाले निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो वहाँ पर भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कि गैलीलियो बल के गैलीलियो निश्चरता
नियम का गणितीय रूप क्या है, यानी बल के लिए जो गैलीलियो का निश्चरता का नियम है उसका गणितीय रूप क्या है। तो इसमें भी पहला ही ऑप्शन है, बल भी निश्चर रहता है, F बराबर F डैश आएगा यहाँ पे। गैलीलियो के रूपांतरण में बल निश्चर रहता है, विस्थापन निश्चर रहता है, त्वरण निश्चर रहता है, वेग अलग होता है, वेग की समीकरण अलग होती हैं। 7वां क्वेश्चन है कि गैलीलियो रूपांतरण सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, निबंध आ गया, किस सिद्धांत पर आधारित है। गैलीलियो रूपांतरण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखें गैलीलियो रूपांतरण के अंदर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, संवेग व ऊर्जा संरक्षण दोनों सिद्धांत पर ही आधारित है। गैलीलियो रूपांतरण में संवेग भी संरक्षित होता है और ऊर्जा भी संरक्षित होती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा नियम है। हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ये 9th में भी आता है, 11th में भी आता है, लेकिन यहाँ पर भी दे रखा है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। सेकंड ऑप्शन में है संवेग परिवर्तन का सेकंड नियम है, जड़त्व का पहला नियम है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रश्न नंबर 9, प्रक्षेप्य पर गति में कण का पथ कैसा होता है, यानी जो प्रक्षेप्य गति होती है उसमें कण का पथ कैसा होता है। तो आपको ध्यान हो, प्रक्षेप्य गति जब आप पढ़ते हैं ऐसे थीटा एंगल पे जब आप थ्रो करवाते हैं तो वस्तु परवलयाकार पथ पे गति करती हैं, परवलयाकार पर, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, प्रक्षेप्य गति में कण का पथ परवलयाकार होता है। ये क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगा के इन क्वेश्चंस को बनाया है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथ साथ में, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में निम्न में से वेग का कौन सा घटक अपरिवर्तित रहता है। प्रक्षेप्य गति में निम्न में से वेग का कौन सा घटक अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखो प्रक्षेप्य गति के अंदर 2 घटक होते हैं। एक घटक होता है, जैसे हम u वेग से इसको थ्रो करवाएंगे ना तो थीटा कोण पे हम भेजते हैं, तो ये u cos थीटा ये तो होता है क्षैतिज घटक, और एक होता है u sin थीटा जो होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो u cos थीटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कभी भी, और u sin थीटा पे थीटा लगातार चेंज होता है, उसमें g का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से वो वेग है वो चेंज होता है, उसकी दिशा भी चेंज होती है। तो सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटक है वो चेंज होता है और उसी में त्वरण पैदा होता है। u cos थीटा के अंदर कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर त्वरण है ax बराबर 0 लिया जाता है। और इससे संबंधित वीडियोस भी अपलोड हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर की काफ़ी वीडियो अपलोड हैं, सभी क्लासेस की हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्षैतिज घटक है वो अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पिंड फेंकने के बाद जितने समय में लौटकर वापस पृथ्वी पर आता है उस समय को कहते हैं, क्या कहते हैं। उस समय को आवर्तकाल कहते हैं, दोलन काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं या उड़ीयन काल कहते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, इसको हम उड़ीयन काल कहते हैं। और उड़ीयन काल का फॉर्मूला जो है वो होता है 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा बाय जी ये उड़ीयन काल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए नहीं, तो याद रखें मैंने आपको बता दिया 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। और ये आपसे हो सकता है भी क्वेश्चन बना के दे दें कि सही फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शन के अंदर, याद रखें। तो या तो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला है ऐसे पूछ लेंगे, या आपसे ये पूछ लेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको ऑप्शन में फॉर्मूले दिए जा सकते हैं। तो याद रखें ऐसे आपको जो टॉपिक आपके हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रक्षेप्य के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने इस प्रकार से सी लिखा है ये आप यहाँ पे थीटा मान लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसलिए मैंने सिंबल दूसरा लगा दिया यहाँ पे। प्रक्षेप्य के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है वो होता है, देखो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका है u स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे जो ये सी लिखा है इसको आप थीटा मान लीजिएगा अपॉन 2g, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की 13। तो इसके अंदर देखिए आएगा कि प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास का अधिकतम मान कितना होता है। देखिए क्षैतिज परास को r से लिखा जाता है और वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
तो इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं कि थीटा जो है, थीटा अगर हमारे पास 45 होगा तो इसके मल्टीप्लाई में 2 होता है तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 वो मैक्सिमम होता है यानी 1 होता है, यानी तो मैक्सिमम प्रास जो आएंगी यू स्क्वायर बाय जी आएंगी। तो आपका इसमें भी पहला ही ऑप्शन है यू स्क्वायर बाय जी अधिकतम प्रास का अधिकतम मान है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रक्षेप्य की अधिकतम क्षैतिज प्रास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होगा, यानी कितना कोण आपको रखना पड़ेगा जिससे कि किसी एक फिक्स वेग के लिए प्रक्षेप्य अधिक से अधिक दूरी पर जाके गिरे। तो उसके लिए 45 डिग्री होता है, अभी मैंने आपको बताया कि साइन 2 थीटा होता है ना, तो यहाँ पे थीटा 45 करेंगे तो साइन 90 अधिकतम मान 1 होगा यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर साइन 45 पे हमें फेंकना पड़ेगा। इसके बाद कुछ पूरक कोण से संबंधित बातें आती हैं, जैसे इसको गैलीलियो ने भी बताया है कि निम्न कोणों पर क्षैतिज प्रास एक समान होगी, यानी हमारे पास कुछ ऐसे कोण होते हैं कि जिन कोणों से हम किसी निश्चित वेग से फेंकते हैं तो दोनों कोणों पर ही वो एक ही जगह जाके गिरती हैं, हिट करती हैं ग्राउंड को, तो वे कोण होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण यानी जिन कोणों का योग 90 डिग्री होगा वे कोण पूरक कोण होंगे, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको ये देखना है कि पूरक कोण दो ऐसे कोण से हैं जिनका योग 90 डिग्री है। तो 30 और 60 पहला ही ऑप्शन है, 30 और 60 ये पूरक कोण है, इन दोनों कोणों पर जो प्रक्षेप्य की प्रास है वो सेम आएंगी। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 के अंदर हमारे पास है कि चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेशित आवेशित कण का पथ कैसा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में एक तो लंबवत जब प्रवेश करें तो वर्ताकार होता है, अभिकेंद्री बल वहाँ पे लगता है, और जब आवेशित कण का पथ कैसा होगा थीटा कोण पर, थीटा कोण पर जब प्रवेश करेगा ना तो वहाँ पर v cos थीटा v sin थीटा ऐसे घटक आएंगे, और साइन वाला जो घटक है वो वर्ताकार पथ में गति करवाएगा, और कोस वाला घटक है वो उसको जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करता है। कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे आएगा v sin थीटा और यहाँ पे आएगा v cos थीटा। तो यहाँ पर कुंडलिनी पथ इसको बोलते हैं, थीटा कोण पे प्रवेश करे तो कुंडलिनी पथ होता है, यानी तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, हेलिकल पाथ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके बाद आता है कि जायरो आवृत्ति का सही सूत्र क्या है, तो जायरो आवृत्ति का सही सूत्र है QB/2πm, और आवर्तकाल आपसे पूछ रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो QB/2πm है वो जायरो आवृत्ति का सही सूत्र है। फिर 18 है कि जायरो आवृत्ति निम्न पर निर्भर नहीं करती है। जायरो आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करती हैं, तो याद रखें जायरो आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती हैं। इस आवृत्ति के फॉर्मूले में वेग का कोई पद नहीं है, तो जायरो आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि लोरेंज बल का सूत्र क्या है, तो ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। लोरेंज बल का सूत्र ये होता है, देखो लोरेंज बल है ना वो दो बलों से मिलकर बनता है, एक होता है विद्युत बल F बराबर QE और एक होता है चुंबकीय बल QVB। तो ऐसे इसके आगे साइन थीटा भी आता है, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम के लिए बताया। तो इस दोनों को हम मिलाएंगे तो विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो टोटल है उसे हम बोलते हैं लोरेंज बल। तो यहाँ पे F बराबर आ जाएगा QE, Q कॉमन आएगा तो यह आ जाएगा E+V×B, यानी कि पहला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे वेक्टर भी लगता है लेकिन वेक्टर लगाने में टाइपिंग में वेक्टर लगता नहीं है, इसलिए मैंने सीधा इसको लिख दिया। आप ध्यान रखें वेक्टर इसके ऊपर लगता है, सदिश राशियाँ हैं दोनों, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, बल भी सदिश है और वेग भी सदिश राशि है। इसके बाद हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आगे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। आभासी बल का सूत्र क्या है, आभासी बल का, तो आभासी बल को हम छदम बल भी कहते हैं, पैसिव फोर्स भी कहते हैं। -ma0 होता है, -ma0 होता है। ये टाइपिंग में नोट अब नीचे लगा दी, इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया थोड़ा समझाने के लिए। -ma0 को आभासी बल बोलते हैं। माइनस का मतलब यहाँ पे आभासी को व्यक्त करता है। आभासी बल का उदाहरण कौन सा है, इनमें से आभासी बल का उदाहरण कौन सा है, तो देखो आभासी बल दो प्रकार के बल होते हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं, एक है कोरियोलिस बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोरियोलिस बल बताया गया है। तो कोरियोलिस बल है वो आभासी बल का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियत कोणीय वेग से घूमता हुआ तंत्र होता है। नियत कोणीय वेग से घूमता हुआ तंत्र है वो हमेशा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, याद रखें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे पूछ लिया कि कोरियोलिस बल का कोरियोलिस त्वरण का सही सूत्र क्या है। देखिए त्वरण का याद रखना है, द्रव्यमान से गुणा होते ही ये कोरियोलिस बल बन जाएगा, यानी बराबर ma होता है। तो त्वरण आपको पता हो तो द्रव्यमान से गुणा कराते ही वो आपका बल का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि कोरियोलिस त्वरण का सूत्र पहला ही है -2
ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर, इन पे वेक्टर लगेंगे। माइनस आपको बताया आभासी होता है ये, इसलिए माइनस लगता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या है। अपकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या है। अपकेंद्रीय भी आभासी बल है, इसका होता है ये पहला ही है माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, इनमें सभी पे वेक्टर लगेंगे। कौन ये वेग है और ये आपकी पोजीशन वेक्टर है, माइनस यहाँ पे लगेगा, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर होगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक कार्य करता है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक है वो दाईं ओर कार्य करता है, याद रखें दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में करेगा बाईं ओर। नदियों के किनारों का कटाव किस कारण होता है। तो नदियों के किनारों का कटाव हमेशा कोरियोलिस बल के कारण होता है। किसके कारण होता है। कोरियोलिस बल के कारण होता है। नदियों के किनारों का कटाव कोरियोलिस बल के कारण होता है। साथ साथ में वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके लिए जो मेहनत की गई आपको कैसे लगी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवात का निर्माण होता है, किसके कारण होता है चक्रवात का निर्माण। चक्रवात का निर्माण है वो कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल के कारण ही हम चक्रवात को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करें 28 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता पिंड विस्थापित होगा। उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ जो पिंड है वो हमेशा पूर्व की ओर विस्थापित होता है, पूर्व की ओर विस्थापित होता है। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात पूछे आपसे तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट में आता है कि फोकल्ट लोलक में गोलक का भार हमेशा, देखो यहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने एक लाइन लिख दी जिसको आप याद रखें। 28 किलोग्राम तो भार होता है उस गोलक का, और जो तार की लंबाई है वो होती है 70 मीटर, और उस जो फोकल्ट लोलक है उसका जो आवर्तकाल है वो 17 सेकंड होता है। ये डाटा है, याद रखें। 28 किलोग्राम द्रव्यमान, 70 मीटर तार की लंबाई और आवर्तकाल 17 सेकंड का। और लास्ट क्वेश्चन है कि दोलक के तल के घूर्णन का आवर्तकाल दिया जाता है। दोलक के तल के जो घूर्णन का आवर्तकाल है वो दिया जाएगा, वो साइन वाले पद से दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन होगा 2π/ω साइन लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा आता है अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश। अक्षांश कोण है ये, लैटिट्यूड बोलते हैं। टाइपिंग यहाँ पे लैम्डा हुआ नहीं इसलिए मैंने ये अलग सिंबल यहाँ पे लिख दिया। बुक के अंदर आपको यहाँ पे लैम्डा वगैरह मिलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन है, इसमें से आपका जो पहला यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ इनके ऑप्शन याद रखें, ध्यान रखें। इसके बाद मैं आपको सेकंड थर्ड सभी यूनिट की जो वीडियो वो प्रोवाइड करवाऊंगा और सेकंड पेपर के भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के पास जो भी आपके लिंक में हो सोशल मीडिया पे चैनल जरूर शेयर करें, क्योंकि हमेशा से इस चैनल पे विद्यार्थी हित के अंदर वीडियोज़ अपलोड होती हैं और बिना किसी चार्ज के आपको लगातार जो मटेरियल है वो प्रोवाइड होता है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और लगभग जो सूचनाएं हैं वो मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।